अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। तो आज हम जी बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के रिलेटेड, उसको बोलते हैं जी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जी कहती है कि जो एसेट्स होते हैं ना कारोबार के, असासाजात, वो बराबर होते हैं, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में जब ऐड करते हैं ऑनर इक्विटी। लायबिलिटीज वाजिबात, इक्विटी सरमाए को बोलते हैं। ऑनर, ऑनर का तो पता होगा आपको, ऑनर इक्विटी, सॉरी ये गलत हो गया स्पेलिंग, ऑनर इक्विटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे असासाजात हैं, वो बराबर होते हैं हमारे वाजिबात, और जो ऑनर इक्विटी होती है उसको जब हम लायबिलिटीज के अंदर ऐड करते हैं, मतलब लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का जो टोटल है और एसेट का टोटल इक्वल होगा। ठीक, जस्ट लाइक ये 50,000 अगर इसका निकलता है ना रिजल्ट, तो हम इसको लायबिलिटीज हमारी 15,000 की है जमा 35,000 की हमारी ऑनर इक्विटी होगी, तो बोथ का आंसर 50,000। एसेट्स इक्वल हो जाएंगे, फिर हमारी इसके क्वेश्चन हमें बताती है। तो इसके अंदर अब हम ऑनर इक्विटी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ऑनर इक्विटी क्या होती है। इक्विटी ऑनर इक्विटी से मुराद कारोबार के मालिक की असासाजात होते हैं। मतलब कारोबार, कोई भी बंदा कारोबार करने के लिए कारोबार के ऊपर जो पैसा लगाता है ना, वो ऑनर की इक्विटी होती है। लेकिन जब वो कारोबार पर पैसा लगा देता है ना, तो फिर वो जब तक उसके ऊपर उसका हक जो उनसा होता है ना, वो दो बंदों में ऐड हो जाता है। वो किस तरह से कि जिन लोगों से हम उधार चीजें खरीदते हैं ना, वो फिर हमारे सर पर एक लायबिलिटी होती है। तो पहले हम कारोबार का जो मालिक है, अगर उसने 5 लाख रुपया कारोबार पर लगाया है और उसने 2 लाख की चीजें उधार पर खरीदी हैं, तो वो पहले 2 लाख अदा करेगा और वो 3 लाख का फिर मालिक रह जाएगा। ठीक है, फिर वो उसकी जो 3 लाख बाकी बचेगा वो उसकी ऑनर इक्विटी कहलाएगी। क्योंकि कारोबार का मालिक बेशक जितने मर्जी पैसे लगाए, लेकिन जब वो बिजनेस करेगा, वो कारोबार करेगा, तो वो पहले अपनी लायबिलिटीज को अदा करेगा, देन जो बचेगा फिर वो उसका होगा। कोई भी बंदा उसके लॉसेस को अपने सर पर बेयर नहीं करेगा। अगर कारोबार के मालिक को नुकसान भी हो रहा है ना, तो आपने किसी से उधार पर चीजें ली हुई हैं, वो तो अपने पैसे वसूल करेगा। वो तो कहेगा मुझे जहां से मर्जी पैसे ला के दो, बेशक तुम्हें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। ठीक हो गया। तो इसको ऑनर इक्विटी बोलते हैं। ऑनर इक्विटी का इंदराज, इसको जो हम लायबिलिटीज में इसको मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। ऑनर इक्विटी के बाद हम बात कर लेते हैं जी कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है। अच्छा, जो भी कोई, अच्छा ताजिर या कारोबार का मालिक, हम ताजर को ही अकाउंटिंग टर्म में हम ताजर का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कि जब कोई ताजर कारोबार शुरू करने के लिए कारोबार में रकम और असासाजात जो वो लगाता है ना, उसे कारोबार का कैपिटल या कारोबार की सरमायाकारी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा डिफरेंट लोग जब अकाउंटिंग की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो बात कर रहे होते हैं कि आपने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस के ऊपर, तो मतलब आपने कितनी पैसे, कितनी चीज़ें, क्या क्या कुछ इन्वेस्ट किया है। आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट करते ही हो, उसके साथ साथ आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो कैपिटल उसको बोलते हैं जी कि व्हेन अ ट्रेडर
ट्रेडर बोलते हैं जी ताजर, ताजर बोलते हैं कारोबार के मालिक को। व्हेन अ ट्रेडर इन्वेस्ट कैश or any other asset to start business is called capital। अच्छा जी, तो कैपिटल के बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स एक वर्ड है जो कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग्स हम उस रकम को बोलते हैं जो कि कारोबार का मालिक अपने ही कारोबार में से कुछ पैसे लेता है, लेकिन वो पैसे वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लेता है। उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। वो बिजनेस के ऊपर जो 5 लाख रुपया लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसमें से वो 50,000 रुपया निकाल लेता है, लेकिन उसकी वो कोई चीज़ नहीं ले रहा। वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात, जो उसकी घरेलू कोई ज़रूरत है ना, उसको वो फुलफिल करने के लिए वो पैसे ले रहा है। उस चीज़ से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। वो 50,000 वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार में से लेगा, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन, अच्छा ये ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में मस्ट आएगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह तवक्कल ज़रूरी है। Since the income is determined at the end of accounting period, since the income is determined at the end of accounting period, the owner finds it अच्छा, वैसे इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। वो आपने क्या करना है कि व्हेन दी ऑनर, इस डेफिनेशन को नहीं, चलें इसको मैं लिखवा देती हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता देती हूँ। ठीक हो गया। फाइंड इट नेसेसरी टू विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। कैश और एनी एसेट from business for his personal use। तो आप इसको शॉर्ट करने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन द ओनर of a company withdraw cash or any asset from the business for his personal use, that is called drawings। ठीक हो गया जी। देन हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या होती है जी? तो इन्वेंट्री किसे बोलते हैं? इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, या स्टॉक। अच्छा, इन्वेंट्री हमारा वही स्टॉक होता है जो चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी वो तमाम इशिया
इन्वेंट्री कहलाती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, मतलब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, जो कि फ़रोख्त नहीं होती, जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है ना, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। एक कारोबार का मालिक है, उसने एक दुकान ही खोली है ना, तो वो शुगर बेच रहा है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसके बाद 2 या 3 किलो जो चीनी बच जाएगी, वो कहेगा कि मेरे स्टॉक में 2-3 किलो चीनी बच गई है, उसको वो इन्वेंट्री बोलेगा। अच्छा जी, देन बैलेंस शीट पे परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल होगा। परचेजेस का आपको पता है कि जो कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसको परचेज करते हैं। परचेज रिटर्न, जो चीज़ हम खरीदते हैं सम टाइम उसमें से हम कुछ चीज़ें वापस कर देते हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती या कोई चीज़ें डैमेज होती हैं, तो उसको हम वापस कर देते हैं जिससे हमने फ़रोख्त की होती हैं, तो वो परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न लेस हो जाती हैं। सेल्स हैं जी, सेल्स वही कि हमने कोई चीज़ सेल की है, तो फिर वो ग्राहक हमें कोई चीज़ वापस करे, तो हम सेल्स में से उस चीज़ को लेस कर देंगे, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाली। देन हम बात करेंगे जी, और सॉरी मैंने इन्वेंट्री की आपको डेफिनेशन नहीं बताई, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टॉक इसको कहते हैं। लिख लें आप, गुड्स ऑन हैंड। गुड्स ऑन हैंड मतलब जो हमारे असेस में है, हमारे पास मौजूद है। एक वर्ड होता है कैश इन हैंड, कि हमारे पास कितने पैसे मौजूद हैं। गुड्स ऑन हैंड एट एनी टाइम, और in other words unsold things. Unsold goods at the end of अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है मोस्ट ऑफ टाइम, आर कॉल्ड इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक हमारा एसेट होता है, और एसेट की नेचर क्या थी, डेबिट थी। देन जी हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट क्या चीज़ होती है। कैश डिस्काउंट, मैं सिर्फ वही टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको उसी का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और वो आपको कंफ्यूज करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो कैश डिस्काउंट जी किसको कहते हैं? डिस्काउंट का तो आपको पता होता है कि हम कोई चीज़ खरीदने जाती है ना, तो वो उस कीमत, चीज़ की जो कीमत होती है उससे थोड़ा सा लेस प्राइस में जब हमें दे देता है ना, तो हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं कि भाई इसमें हमें इतना डिस्काउंट मिला है। किसी चीज़ के ऊपर सेल लगी है, 50% सेल लगी है, वो बेसिकली 50% डिस्काउंट देते हैं आपको, कि 1500 की चीज़ आपको 750 की मिल रही होती है। तो इसी तरह कैश डिस्काउंट उसको बोलते हैं कि जब हम कोई चीज़ें उधार पर ख़रीदते हैं, ठीक है, उधार पर चीज़ें खरीदी हैं और उसका प्रॉमिस हुआ है कि 2 महीने में अदा करनी है। अच्छा, मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैंने उसकी अदायगी 1 माह में ही कर दी है, तो जो कारोबार का मालिक होगा ना, वो खुश होकर ना मुझे डिस्काउंट देगा, मेरी उसकी रकम में थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट दे देगा, उस राइट दे देगा, तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, on credit and a specific date is fixed. Is fixed for payment then purchaser, purchaser जो चीज़ें खरीदता है, जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसको परचेज्ड, परचेजर वो जो खरीदने वाला बंदा होता है। देन परचेजर पेड द अमाउंट
विद इन द फिक्स्ड डेट, या तो उस डेट के अंदर दे दें या उस डेट से पहले दे दें। विद इन द फिक्स्ड डेट a deduction from the gross price is guaranteed by the seller. By the seller. Such deduction is called cash discount. अच्छा, देन हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है जी तजारत, डिस्काउंट का मतलब होता है जी राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? अच्छा, जब भी कोई कारोबार का जो चीज़ें खरीदने वाला है ना, जब वो हमसे बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है, ठीक है, जब भी हम बल्क क्वांटिटी का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि इस चीज़ की कीमत जो सी है वो कम ले लो, हम ज़्यादा इसको ले लेंगे। हम कोई कपड़े लेने जाते हैं तो हम उसको, वो 2500 का सूट दे रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि 2000 का सूट लगा लो, हम तुमसे फिर एक सूट की जगह 3 सूट ले लेंगे। तो ज़्यादा मिकदार पर जब हम अशिया को फ़रोख्त करते हैं ना, तो वो जो हमें रायत मिलती है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तजारती जो मामलात होते हैं उसमें परचेज़र और सेलर जो सा होता है उसके अंदर एक मुआहदा होता है। परचेज़र सेलर को कहता है कि भाई तुम मुझे डिस्काउंट दो तो मैं बल्क क्वांटिटी में चीज़ें तुमसे परचेज़ कर लूँगा। तो उसको वो जो डिस्काउंट देता है सेलर परचेज़र को, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम जल्दी से लिख लेते हैं। व्हेन अ सेलर जी चीज़ें बेचने वाला, परचेज़र चीज़ें खरीदने वाला। व्हेन अ सेलर ग्रांट्स डिडक्शन रिडक्शन या डिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है जी कमी करना, इन लिस्ट प्राइस ऑन परचेज ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क। बल्क का मतलब दोबारा बता देती हूँ कि जब ज़्यादा मिकदार में हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसको बल्क क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब मिकदार, बल्क का मतलब ज़्यादा। बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदी जाए तो उसको जब हमारा सेलर से हम लेंगे तो सेलर जो हमें परचेज़र को डिस्काउंट देगा उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। देन जी हम बात कर लेते हैं, इधर बात करते हैं हाँ जी डेप्रिसिएशन की। कुछ टर्म्स हैं जो आप काइंडली इसका कॉन्सेप्ट ले लें। इंशाल्लाह फिर फर्दर लेक्चर में ना अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ आएंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ आएंगे। प्रैक्टिकली अब हम स्टडी करेंगे और साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी आता रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट जो मैं साथ साथ देती जाऊंगी उससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। तो मेन हमारा 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, उसको हम अब करना स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, फरसूदगी, किसी भी एसेट असासा जात के मुसलसल इस्तेमाल से ना उसमें जो कमी आती है उसकी कीमत में कमी आती है। अब मेरी बात सुनिए, आप कोई एक नई चीज़ परचेज करते हैं, वो नई होती है, वो चमकदार होती है, वो साफ़ सुथरी होती है। कुछ दिन आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस पर डस्ट पड़ जाती है, कोई उसमें पानी पड़ जाता है किसी चीज़ के ऊपर,
मतलब उसमें थोड़ा सा डैमेज आ जाता है। जो नई चीज़ है वो उस जैसी कुछ दिन के बाद ही उसमें ना थोड़ी सी कमी आने लगती है कि वो नई नहीं लगती है, थोड़ी थोड़ी पुरानी होती जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हम एक किताब ही परचेज करते हैं तो हम एक 500 की किताब लेते हैं, जब हम उसको उसी बंदे को कुछ दिन बाद या 1 साल के बाद वापस करने जाएंगे ना, तो वो 500 का 250 का 200 बल्कि हमें देगा सिर्फ। बेशक हमारी किताब जो सी है वो अच्छी हालत में है, लेकिन वो उसकी डेप्रिसिएशन काटेगा। तो डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के ऊपर काटी जाती है। एसेट्स हमारे असासा जाता है, असासा जात में फर्नीचर आ जाता है, ठीक है। और जितने भी असासा जात मैंने एसेट्स आपको पढ़ाए हैं उसकी फरसूदगी के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर ना हमारी डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं फरसूदगी को। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब किसी चीज में कमी होना इन द लाइफ ऑफ a फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, कीप इन माइंड। लाइफ ऑफ अ फिक्स्ड इधर एसेट आना था, ऑन अकाउंट ऑफ यूजेज। जब कोई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तो डैमेज आएगा, चीज़ इस्तेमाल से वो नई जैसी नहीं रहती। अकाउंट ऑफ यूजेज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जब बात होगी तो इधर एक बात हो जाएगी अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन की मैं डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। The action or process amortization or process of gradually writing off the initial cost of an asset। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, जब किसी कॉस्ट की में कमी आएगी तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है कि हमने आज जो जो डिस्कस किया होगा वो आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे काइंडली कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूँगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।